अहम खबर से इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर 18 रुपये 89 पैसा महंगा हो गया है, 285 रुपये का हो गया है। 3 दिन कारोबारी रोज में डॉलर की कीमत में 25 रुपये 8 पैसे इजाफा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर 18 रुपये 89 पैसे महंगा हो गया, 285 रुपये पर आ गया है। 3 दिन के कारोबारी रोज में डॉलर की कीमत में 25 रुपये 8 पैसे इजाफा देखने में आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर के रेट्स के हवाले से इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर 18 रुपये 89 पैसे महंगा होकर 285 रुपये का हो गया है। 3 कारोबारी रोज में डॉलर की कीमत में 25 रुपये 8 पैसे इजाफा देखने में आया है। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से, जो कि डॉलर के हवाले से है। रुपए की कदर में कमी देखी गई है, डॉलर की ऊंची उड़ानें जारी हैं। आपको बता रहे हैं, डॉलर 18 रुपये 89 पैसे ऊपर चला गया है, जिसके बाद 285 रुपये पर आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर की कीमतों के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं, डॉलर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद के मारूफ सनतकार साबिक चेयरमैन PHMA हैं काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर नायब सदर चेयरमैन डॉक्टर राना सजाद अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, इनसे जान लेते हैं डॉलर के हवाले से, जो कि बड़ा है। सबसे पहले जान लेते हैं मारूफ सनतकार काशिफ ज़िया से। जी बताइएगा काशिफ साहब, इस हवाले से जो डॉलर महंगा हुआ है। देखिए आज के दिन में 18 रुपए का इजाफा जो है, ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। और उसके साथ साथ आपको पता है कि शरह सूद में भी इजाफा करने जा रहे हैं, ये 2 से 3% जो है। तो इस टाइम पे जो मुल्क के हालात है, इन्फ्लेशन आपका ऑलरेडी 31% पे है। डॉलर महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाएगी, बिजली महंगी, गैस महंगी। आम कंज्यूमर के जो आम लेबर तबका है वो पिस के रह जाएगा, उसकी जो रोजमर्रा के मामला हैं वो महंगे हो जाएंगे। इस टाइम पे जो सूरत हाल है, ये तो इंतहाई तशवीशनाक है। और ये IMF की शराइत है जिसको हमें मानना है और इस क्रंच से हमें गुजरना है। लेकिन जो सूरत हाल है, हर गुजरते हुए दिन के साथ सूरत हाल मामला खराब होते जा रहे हैं। और एक चीज मैं वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि एक्सपोर्टर जो पाकिस्तान की बैकबोन है, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, नॉर्मली परसेप्शन ये और अक्सर सुनने में यह आया कि डॉलर अगर पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू होती है तो एक्सपोर्टर को फायदा होता है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल जो है वो काफी ज्यादा बेस कर रहा था इंपोर्ट के ऊपर, और लोकल इन्फ्लेशन जब होती है, डॉलर ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो जो भी परचेजिंग हमने करनी है वो नए रेट के ऊपर करनी होती है। तो ये बिल्कुल परसेप्शन गलत है कि एक्सपोर्टर को फायदा हो गया। हम पाकिस्तानी जो है, बीइंग पाकिस्तानी, इस चीज को बड़ा सीरियस ले रहे हैं कि हमारी गिरती हुई मईशत जो है वो दिन ब दिन ज़बूहाली का शिकार है, और आने वाले वक्तों में हमें कोई अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे। और एक बार फिर मैं ये कहूंगा कि ये बड़ी तशवीशनाक सिचुएशन है कि जो डॉलर एक ही दिन में 18 रुपए का जो जंप लगा है, और पाकिस्तानी करेंसी जो है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ वीक हो रही है। काशिफ साहब, ये भी बताइएगा कि डॉलर महंगा होने से फैसलाबाद के जो एक्सपोर्टर्स के साथ आम आदमी किस तरह मुतासिर होगा, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए इस टाइम पे जो आपकी ऑयल प्राइसेस है वो सारी डॉलर बेस है। तो अगर आपकी पाकिस्तानी करेंसी वीक हो रही है और डॉलर महंगा हो रहा है तो आपकी ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, आपकी गैस की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, आपकी बिजली की प्राइसेस, और ये सारी डायरेक्टली लिंक है डॉलर प्राइस के साथ। इसके साथ साथ जो रोजमर्रा के मामला हैं, जो चीजें हैं, खाने पीने की अशिया जो है वो महंगी होंगी। और पूरे मुल्क में जो महंगाई का आलम है, इस टाइम पे 31% तो ऑलरेडी महंगाई हो चुकी है। और आगे फिर खदशा ये है कि डॉलर 18 रुपए का जो जंप है, इसके बाद एक नई लहर आएगी महंगाई की। तो आम आदमी जो है, जो तबका जो है, जो मजदूर तबका है, जो लेबर क्लास है, जिसके ऊपर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेस कर रही होती है, उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये नीचे से लेके ऊपर तक, टॉप लेयर तक, जितने भी फैक्ट्री ऑनर से लेके लेबर तक जितने भी मामले। जी काशिफ ज़िया साहब, ये भी बताइएगा, आज स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास भी है, क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप इससे? उम्मीद तो क्या, हमें वाज़ह नजर आ रहा है कि वो 2% शरह सूद में इजाफा करने जा रहे हैं। और आपको ये मैं बताना चाहूंगा
देखिए ये 1997 के बाद ये जनवरी के अंदर ऑलरेडी मीटिंग हुई और 17% इन्होंने शरह सूद किया था और उसके बाद अब फर्दर इजाफा करने जा रहे हैं 2 से 3% का IMF की शराइत के ऊपर। IMF ने ये बोला है कि आप अपने रेवेन्यू में इजाफा करें और रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए शरह सूद में इजाफा करना पड़ रहा है और जब शरह सूद में इजाफा होगा, रेवेन्यू कलेक्शन ये बढ़ाएंगे तो पूरी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्टर की जो टेक्सटाइल चेन है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि उन्होंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी पिछले कुछ सालों में अपनी फैक्ट्री की एक्सपेंशन के ऊपर, अपनी मशीनरी के ऊपर। और जब ये शरह सूद में इजाफा होगा तो हमारी कॉस्टिंग और हमारी आगे वर्किंग जो है और अपनी फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री को चलाना मुश्किल हो जाएगा। और ये इन्फ्लेशन ऑलरेडी था, जैसे कि मैंने बताया 31% पे है और इसके साथ में शरह सूद जो है अगर ये 2 से 3% का इजाफा करने जा रहे हैं, जो कि इन्होंने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि ये करेंगे, तो इसके बाद हालात जो है वो वायबल नहीं रहेंगे इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री तो ऑलरेडी बड़ी मुश्किलात का शिकार है और ये आज जो है ये इंटरेस्ट रेट के इजाफे के बाद एक और मुश्किल हमारे सर के ऊपर आ पड़ी है। जी काशिफ साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिया है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डॉक्टर राना सज्जाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद साहब, बताइएगा सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है, सूरत हाल अभी काशिफ ने जो बात कर रहा था, सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। इसका कोई हल नहीं, इसका सिर्फ एक ही हल है जिससे बेहतरी होनी शुरू होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो ये चीज़ें जितना मर्जी जोर लगा लें ये चीज़ें सीधी होती नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल किसी से भी बात करते हैं, किसी एम्बेसडर से, किसी मुल्क से बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। हम ये कोई सोल्यूशन नहीं है। IMF हमारी मजबूरी ज़रूर है अब वक्ती तौर पे, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि जो शराइत जिन पे वो काम कर रहे हैं, आप बताएं एक मजदूर जो 25,000 रुपये सैलरी ले रहा है, अगर उसका 2 वक्त का खाने का बजट ही बन जाए तो मैं मुझे बता दें 2 वक्त का खाना नहीं बन सकता। तो फिर ये जब लोगों को पास जॉबलेस हो जाएंगे, लोगों के पास खुराक नहीं होगी, फिर लोग क्या करेंगे? ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, इतना आसान नहीं है जितना हुकूमत समझ रही है। इतना आसान नहीं है। लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ये मुल्क में महंगाई की जो रेशो है वो तो इस लेवल पे जा रही है कि लोगों का सर्वाइवल की जंग शुरू हो गई है। सर्वाइव नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जो हमारा रेट है मजदूर का 25,000 रुपया, इस 25,000 में वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता। जराइम की रेशो बढ़ने का बहुत ज्यादा। सज्जाद साहब, ये भी बताइएगा मईशत की बहाली के लिए कोई एक मशवरा जो आप देना चाहें हुकूमत को? सबसे बड़ा ये है कि जिस तरह भी हो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से सारी चीजें सीधी होनी शुरू होंगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। जी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के मारूफ सनतकार साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर नायब सदर चैम्बर डॉक्टर राना सज्जाद भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कह रहे थे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से माशत का बुरा हाल है, इस वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। दोनों ने ही सियासी अदम इस्तेहकाम को डॉलर की वजह करार दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको बताएं IMF की कड़ी शराइत कारोबार का गला घूंटने लगी हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में आज स्टेट बैंक शरह सूद मजीद 2% बढ़ाने पर गौर करेगा। ताजिर बरादरी और बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, जान लेते हैं शराज बर्ड से। शराज बताइए। फरवरी 2023 को भी IMF की शर्त पे ही जिससे हमें देखा कि मिनी बजट पेश किया गया और 1% शरह सूद बढ़ाकर 17% कर दी गई और आज भी जो मॉनेटरी पॉलिसी इजलास होने जा रहा है उसमें शरह सूद जो है उसको 2% मजीद बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। अगर शरह सूद बढ़ा दी जाती है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कौन कौन से सेक्टर जो है वो मुतासर होंगे, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम तारिक मौजूद हैं जो कि सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएगा क्या वाकई में IMF की शराइत इतनी कड़ी है कि सारा बोझ जो है वो गरीब आवाम पर डाल दो? क्योंकि नजर ऐसा आ रहा है जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली गरीब इंसान भी मुतासर होगा, महंगाई आम होगी, क्या कहेंगे?
देखिए, आईएमएफ की शराइत जो हैं, अगर हम उन सबको उनकी स्पिरिट में देखें तो बहुत सारी शराइत उनकी कड़ी नहीं है। अगर आप बिजली के रेट के, हम कहते हैं जी बिजली का रेट आईएमएफ ने कहा बढ़ा दें, जब आईएमएफ ने कहा है जी आप अपनी रिकवरी पूरी करें। अगर आप रिकवरी पूरी नहीं कर सके और उसकी ज़्यादातर पॉलिटिकल रीजंस हैं, टेक्निकल रीजंस हैं, कॉम्पिटेंसी उसकी रीज़न है, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ पर, तो अगर आप लाइन लॉसेस करते रहेंगे, 1 ट्रिलियन से ऊपर के आपके रिसीवेबल होंगे और हर साल आप 500 बिलियन उसके अंदर ऐड करते जाएंगे, तो फिर तो आप जितना मर्जी रेट बढ़ा दें। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो मुश्किल फैसलों का धंधा, ये सबसे आसान फैसला है कि रेट बढ़ा दिया जाए, और सबसे मुश्किल फैसला किसी भी हुकूमत के लिए ये है कि वो अपनी गवर्नेंस को सीधा करे। तो जब तक ये गवर्नेंस सीधी नहीं करेंगे, ये आईएमएफ ने नहीं कहा, ये आईएमएफ ने कहा है कि अगर आप ये ना कर सके तो फिर ये करेंगे। तो फिर अगर आप वो नहीं कर सके, कंडीशनल है, तो उनका तो मकसद है कॉस्ट रिकवरी, आप यहाँ लॉस ना करें। तो क्या आईएमएफ का कहना ठीक नहीं है? तो ये हमें समझना पड़ेगा, वो हमारे ही हक में है। अच्छा, ये बताएगा कि अभी तो आपने सारा ये इसका प्रोसीजर बता दिया कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और ये डिमांड आईएमएफ की अनरियलिस्टिक है, और इसको मानना जो है पूर निगोशिएशन है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इंटरेस्ट रेट वहाँ बढ़ाए जाते हैं जहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो। हमारे यहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। दुनिया की पूरी स्टडीज़, बल्कि इस पे एक बंदे को नोबेल लॉरेट मिला है, जोसेफ स्टिग्लिट्स, उसने ये मुकम्मल तौर पे, उसकी जो आप वो थीसिस पढ़े हैं, तो वो ये कहता है कि इन्फ्लेशन जहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, वहाँ पर इन हायर इंटरेस्ट रेट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका एक्चुअली नुकसान होगा। और इसका व्हाट इज द अल्टरनेट, इसका मुतबादल क्या होगा, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट लोअर करने चाहिए, क्योंकि देखिए बिजनेस स्लो हो गए। इससे क्या होगा, हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी, बिजनेस स्लो हो जाएंगे, बिजनेस वायबल नहीं रहेंगे। तो अच्छा, ये हम एक विशेष साइकिल में एंटर हो रहे हैं, उस विशेष साइकिल के हम बिल्कुल करीब करीब कर रहे हैं। अगर हम बहुत शुक्रिया शिराज अपडेट करने के लिए। माजी में डॉलर की कीमत नीचे आई, अब फिर चढ़ने लगी, मगर खाम माल पर कोई असर ना हुआ। सूतर मंडी फैसलाबाद में खाम माल महंगा तरीन हो गया। ताजरों के मसाइल से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल डोगर। बताइएगा बिलाल। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आई, लेकिन उसके बावजूद खाम माल की कीमत में कमी नहीं आ रही, तेज़ी देखी जा रही है ताहाल अभी तक, लेकिन गाहकी जो है ना होने के बराबर है। फसल मियां और दीगर ताजर मौजूद, उनसे बात करें। तो भाई क्या चीज़ें प्रवेल कर रही हैं और क्या कीमतें नीचे आई? 20 रुपये तक डॉलर गिरता है, लेकिन खाम माल अपनी जगह पर मौजूद है। जितनी भी खाम माल बनाने वाले ग्रुप्स भी हैं वो भी रेट मुस्तहकम करे खड़े हैं, बढ़ता है तो बढ़ता है, कम होता है तो कम नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान का एक अलमिया है कि कोई भी चीज़ जब बढ़ जाती है ना, वो वक्ती तौर पे थोड़ा सा स्लाइडली नीचे आती है, लेकिन वही चीज़ वहीं पे स्टेबल रह जाती है, कम नहीं होती। ये हमारा माइंड ही ये स्टॉकिस्ट माइंड बन गया हुआ है कि स्टॉक करते रखो, क्योंकि जो अशराफिया है ना वो है दौलतमंद, वो पैसे के जोर पे स्टॉक करके रखता है। ये जो है ना हमारा अलमिया, ये ख़त्म होना चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट को एक मजबूत पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर डॉलर नीचे आया तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चले डॉलर नीचे आ गया तो कम से कम उसका फ़ायदा आम आवाम को जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। ये गवर्नमेंट को इसके बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल डोगर अपडेट करने के लिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ताजरों ने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ताजरों ने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दिया है। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी के बाद ताजरों की जानिब से इस हवाले से शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। ताजर कहते हैं कि जब कीमत बढ़ाई जाती है तो 30 से 35 रुपये और रातों रात बढ़ाई जाती है, और अब कमी की गई है तो महज 5 रुपये, जिससे कारोबार जो हैं उनमें कोई भी बेहतरी आती नज़र नहीं आ रही। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक अहम रोल होता है टेक्सटाइल के शोबा से, क्योंकि दूसरे शहरों में जो कपड़े की तरसीलात हैं वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाती हैं, जैसे किराए बढ़ चुके हैं, लेकिन इस कमी के बाद कोई भी किराया कम नहीं हुआ। हाजी सरफराज मेरे साथ मौजूद हैं, मुबीन सिद्दीक सेंटर 2 के सदर हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी हाई साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, इन किरायों में कमी नहीं आई लेकिन जो पेट्रोल है वो सिर्फ 5 रुपये सस्ता हुआ, क्या कहते हैं? सुधीर भाई देखिए, इससे बड़ा मजाक आवाम के साथ और कोई नहीं है कि जब बढ़ाते हैं रेट तो 35 रुपये और जब रिलीफ देना होता है तो 5 रुपये। इससे बेहतर है ये 5 रुपये भी ना दें। आवाम जो है पहले ही मरी हुई है और मार्केटों में खौफ का रुझान फैला हुआ है,
और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखें, कोई कमेटियां बनाएं, ये जो जब रेट बढ़ते हैं पेट्रोल के उसी वक्त रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम होते हैं तो 1 रुपया भी कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं होता। गवर्नमेंट को इसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और आवाम से मजाक छोड़ें। जब भी रिलीफ दें, अच्छा रिलीफ दें जिससे वाकई आवाम को कुछ फ़ायदा महसूस हो। ऐसा मजाक बिल्कुल हमें पसंद नहीं है और इसके बिल्कुल बंद करें। ये कौम के साथ मजाक किया गया है। जो ताजर हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वो कीमतें बर्दाश्त से बाहर होती हैं, लेकिन ये एक मजाक है। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में गन्ने के काश्तकारों की मुश्किलात रवा सीजन भी कम ना हो सकी। तांदावाला और जड़ावाला की बेशतर शुगर फैक्ट्रियों के मालिकान अदायगियों के बजाय बार्टर सिस्टम के तहत चीनी दे रहे हैं। बात कर लेते हैं उमैर असमत से। उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में शुगर मिल फैक्ट्रियों की जानिब से सैकड़ों किसानों को उनके गन्ने की अदायगियों की बजाय बदले में उनको चीनी दी जा रही है और फिर इस परचेज में किसानों का नाम आने पर एफबीआर की जानिब से फैसलाबाद में 200 से ज़ायद जो ज़मींदार हैं या काश्तकार हैं उनको सेल्स टैक्स अदायगियों के नोटिस भिजवा दिए गए कि वो चीनी का कारोबार कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की हिदायत भी की गई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ माहिर टैक्स उमूर और फैसलाबाद टैक्स बार के साबिक जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद विर्क साहब मौजूद हैं। विर्क साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस इकदाम पे कि एक तरफ तो किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिल रही, बदले में उनको चीनी दे दी जाती है और फिर उनको एफबीआर से नोटिस मिलते हैं, क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इसको सरासर जो टैक्स कलेक्टर एक काम है उनकी मैं नाकामी समझूंगा, क्योंकि वो जो शुगर मिल है उसके ऊपर अपनी जो गिरफ्त है वो काबू नहीं रख रहे। एक्चुअली ये डमी सेल है, ये डमी ट्रांजैक्शन है। वहाँ पे जो किसान अपने पैसे लेने आता है गन्ने के, उसका शनाख्ती कार्ड वो रख लेते हैं, जो ट्रक ड्राइवर आता है उसका शनाख्ती कार्ड रख लेते हैं, जो उसके साथ कंडक्टर क्लीनर होता है उसका रख लेते हैं और उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो सेल करते रहते हैं। गवर्नमेंट ने थोड़ी सी सख्ती की थी कि ये एक मैकेनिज्म हो कि पता चले कि शुगर मिल ने प्रॉपर सेल कर रही है, दुकानदारों को सेल कर रही है। अपडेट करने के लिए उमैर। आपको पता है फैसलाबाद सरगोदा रोड बावाचक सीवरेज के पानी में डूब गया। गंदगी के ढेर, उबलते गटर बीमारियों की वजह बनने लगे हैं। वास्ता खामोश तमाशाई बन गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद में सरगोदा रोड बावाचक सीवरेज के पानी में डूब गया। गंदगी के ढेर, उबलते हुए गटर बीमारियों की वजह बनने लगे हैं। वास्ता खामोश तमाशाई बन गया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मरियम रजा से जो वहां पर मौजूद हैं। मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा रोड बावाचक की गली नंबर 1 से लेके तमाम हुलिका इलाकों के अंदर जो है सीवरेज का गंदा पानी जो है वो जमा होने लग गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलाका में जो है वो तो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर चंद 2 माह पहले जो है सुई गैस की पाइपलाइन डाली गई थी, जिसकी मरम्मत जो है वो ठीक से नहीं हो सकी, तो सीवरेज की पाइपलाइन जो थी वो फट गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलाका में घरों से ना बाहर निकल सकते और अगर निकलते भी हैं तो कभी गिर जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक स्कूल जो है वो भी मौजूद है, बच्चियों का स्कूल है, और वो जब स्कूल से बाहर निकलती हैं तो उन्हें भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अम्मा जी दसियो कि कित्थे तुहाडा कार ते कदों दा मसला तुहाडे नाल? 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने हो गए ते सानू लंघण वास्ते भी तंगी आ। गां अगले ने गलियां च भी बन्ने लाए हुए आ भी पानी पिछे दा पिछे रहे, साडे वाल नूं ना आवे। असीं बहुत मजबूर आ, साडीआं नीआं च पानी पैण डिया होया। घरों की अंदर जो है वो पानी जा रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात शिकार। और भी खवातीन मौजूद मौजूद है। अम्मा जी दसो कित्थे दे रिहायशी हो ते घर दे बिल्कुल सामने इन्ना गंदा की कहोगे? बहुत गंदा होया, बाजार लंघना मुश्किल होया इथों ते तुसीं मेहरबानी करके कुछ करो इहदा। जी बिल्कुल, घर के बिल्कुल सामने जो है काफी गंदगी है। कुछ मेरे साथ मौजूद है इलाका में, से बात करते हैं। अंकल जी बताइएगा कि कहाँ के रिहायशी हैं, घर के सामने इतना गंद है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसी बाजार में हम रहते हैं, 2-2.5 माह से ज्यादा अरसा हो गया। अल्लाह मालूम को पैप फट गया है या की चक्कर है, साडियां नीआं च पानी पैण दिया, गुजरना भी औखा। बच्चियां दा स्कूल है, बच्चियां बहुत औखियां गुजरदियां इथों। रास्ता बिल्कुल देख लो थोड़े सामने। को दरखास्त नहीं दी कोई अभी तक? दरखास्त दी है, आते हैं, कोशिश करते हैं, ये रिब नहीं करते हैं, ये पानी नहीं निकल रहा।
बिल्कुल वासा को जो है दरखास्तें दी जाती हैं, लेकिन अमला यहाँ आता है लेकिन मसाइल हल नहीं हो सकते। और हमारे साथ इलाका में मौजूद है, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर क्या मसला है, क्यों इस तरह से पानी जो है वो 2 माह से खड़ा है, गुजरना मना है, वासा की टीम आती है कि नहीं आती? देखिए, सबसे पहले मरियम आपका शुक्रिया। उसके बाद ये 2 माह हो गए तकरीबन, ये 2 माह से ये पानी यहाँ का यहाँ ही है। गवर्नमेंट स्कूल है प्राइमरी बच्चियों का, उनको जब सुबह आते हैं उनको गुजरना मुश्किल, नमाज पढ़ने के लिए वो भी जब जाते हैं तो बहुत मुश्किल से गुजर के जाते हैं। उसके बाद अगर ये MP MNA की बात करें, वो इस गली नंबर 1 बाबाचक सरगोदा रोड में बिल्कुल नाकाम है इस वक्त। चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन भी बिल्कुल नाकाम है। कोई इनकी आवाज़, जो गरीब बंदे ये लोग हैं, इनकी कोई आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं कर रहा। इस वजह से हमारी वासा से अपील है कि वो फौरन इनका नोटिस ले और हमारा जो ये इनका जो मसला बना हुआ है वो हल करवाए। बिल्कुल, इलाका मकीनों की जानिब से इस बात की अपील की जा रही है कि इस मसाइल को जो है वो हल किया जाए, क्योंकि पिछले 2 महीने से इसी तरह से जूं का तू है, लेकिन इलाका मकीन जो है वो घरों से बाहर निकलने से जो है वो कासर नजर आते हैं। जी करने के लिए फंड्स की कमी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरक्याती मंसूबे रोके जाने पर वासा फैसलाबाद के 9 मरम्मती और पहले से जारी 18 सीवरेज तरक्याती मंसूबों पर काम ठप हो गया है। आपको बता रहे हैं, फंड्स की कमी के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरक्याती मंसूबे रोके जाने पर वासा फैसलाबाद के 9 मरम्मती और पहले से जारी 18 सीवरेज तरक्याती मंसूबों पर काम ठप हो गया है। वकास बेग बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, वासा फैसलाबाद के पास फंड्स ना होने के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी वासा के तरक्याती काम जो हैं वो रुक चुके हैं। इस हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के 9 जबकि नए मंसूबे जिनकी तामीर का आगाज़ किया गया था, उनमें से 16 मंसूबे जो हैं वो उन पर काम इस वक्त ठप हो चुका है। और इन 16 नए मंसूबों में से 8 ऐसे मंसूबे हैं जिन पर बाकायदा जो है वो ठेकेदार की जानिब से काम का आगाज़ कर दिया गया था, खुदाई कर दी गई थी। मुख्तलिफ इलाकों में खड्डे जो हैं वो बना दिए गए थे। मैन होल के लिए बनाए गए खड्डे जो हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन मैन होल जो हैं वो फंड्स ना होने के बायस नहीं बन पा रहे। इस हवाले से अगर मैं बताते चलूँ तो खास तौर पे फैसलाबाद का इलाका, मुजफ्फर कॉलोनी, इसके साथ साथ D टाइप के मुख्तलिफ इलाके जिनमें मुख्तलिफ पाइप लाइनें जो हैं वो बिछाई जानी थी, खास तौर पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हवाले से, जहाँ पहले से मौजूद शहरी जो है वो सीवरेज का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन लाइनों की मुरम्मत के लिए उन लाइनों को उखाड़ा गया, सीवरेज सेटअप जो है वो बंद किया गया। वहाँ अब मसाइल जो हैं वो मजीद बढ़ रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ जड़ावाला रोड पर इस्लामपुरा के इलाके में 3 गलियों की खुदाई जो है वो की गई थी, जिनमें नई पाइपलाइन डाली जानी थी, लेकिन फंड्स ना होने के बायस खुदाई तो मौजूद है लेकिन पाइपलाइन जो है वो मौजूद नहीं है। वासा हुकाम का इस हवाले से ये कहना है कि फंड्स जो है वो निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से रोके गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंड रिलीज होने के बाद ही इन मनसूबों पर मजीद काम जो है वो शुरू हो सकेगा। जबकि मुख्तलिफ इलाकों के रहायशी मकीन जो है वो खासे परेशान हैं, जिनका ये कहना है कि जो मनसूबे शुरू हो चुके कम से कम उनकी तकमील जो है वो मुकम्मल कर ली जाए ताकि इलाका मकीन जो है वो सुकून में आ सकें। इसके साथ साथ ऐसे मंसूबे जहां रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जानी थी, जिनमें इस्माइल रोड, सरगोदा रोड के कुछ इलाके, इसके साथ साथ समुद्री रोड के कुछ इलाके शामिल हैं, वहां भी वासा की जानिब से जारी तरक्याती काम जो है वो इस वक्त रुक चुके हैं। वासा हुकाम का ये कहना है कि जैसे ही शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को फंड्स का मसला दरपेश, फंड्स न मिलने से मशीनरी की खरीदारी मुखर हो गई। इवेंट्स की तैयारी, सफाई समेत दीगर अमूर मुतासर होने के खदशात पैदा हो गए हैं। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के फंड्स का मसला हल ना हो सका। अब्दुल रहमान मौजूद है हमारे साथ, बताइएगा अब्दुल रहमान। जब बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास फंड्स की किल्लत दूर ना हो सके और इस सिलसिले में मुलाजमिन की तनख्वाहों समेत दीगर जितने भी मशीनरी के अखराजात या नई प्रोक्योरमेंट है वो तमाम काम रुक चुके हैं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर 2 महीने पहले से ही FWMC की जानिब से प्लान किया जाता है कि जो ईदें आने वाली है या मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं उसके लिए तैयारियाँ की जाती हैं, प्रोक्योरमेंट की जाती है, ऑक्शंस की जाती है चीज़ों की, या इसके अलावा एडवर्टाइज़ किए जाते हैं टेंडर्स के किस तरह से नई मशीनरी ख़रीदनी है या जो नए रिक्शा या इस तरह से मुख्तलिफ गाड़ियाँ किरायों पर ली जानी है। तो इस सिलसिले में पहले से ही मीटिंग्स का इनेकाद किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर अभी फंड्स की किल्लत है, जिसकी वजह से मुलाजमीन को भी एहतजाज के बाद तनख्वाह मिल पाती है। हर महीने उन्हें एहतजाज करना पड़ता है, 2-2 महीनों बाद उनके वाजबात क्लियर हो रहे हैं और ऊपर से जो
मुख्तलिफ इवेंट्स आने वाले हैं या ईदों का टाइम आने वाला है, तो इस सिलसिले में कंपनी हकाम के पास जो फंड्स की किल्लत है वो बढ़ती ही चली जा रही है। और इस हवाले से जो अगर बात करें, शहर की सफाई का अमल भी इस सिलसिले में मुतासर होने लगा है। शहर की 80% सफाई का दावा किया जाता है कंपनी की जानिब से, लेकिन अभी जो फ्यूल महंगा हुआ और उसकी वजह से इनका जो बजट है वो कम पड़ा, तो अब इनकी सफाई का जो ऑपरेशंस है वो भी खासे कम करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं जो अखराजात होते हैं उन्हें मीट किया जा सके। तो इस सिलसिले में दूसरी जानब जो सेंट्री वर्कर्स हैं उनकी जानब से भी ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने लगे हैं कि किस तरह से कम बंदों से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। और नई शुक्रिया आपका। आपको बताएं, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने गुलाम मोहम्मद आबादी ब्लॉक में 4 गैर कानूनी प्रॉपर्टीज सील कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मद आबादी ब्लॉक में 4 गैर कानूनी प्रॉपर्टीज सील कर दी गई। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से कार्रवाई हुई। रिहायशी मकानात को कारोबारी अगराज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फाटा को किसी किस्म की फीस अदा नहीं की गई। आपको अपडेट करें, रिहायशी मकानात को कारोबारी अगराज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फाटा को किसी किस्म की फीस अदा नहीं की गई। आपको बता रहे हैं, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने गुलाम मोहम्मद आबादी ब्लॉक में 4 गैर कानूनी प्रॉपर्टी सील कर दी हैं। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मद आबादी ब्लॉक में 4 गैर कानूनी प्रॉपर्टी सील की गई हैं। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से कार्रवाई की गई। रिहायशी मकानात को कारोबारी अगराज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फाटा को किसी किस्म की फीस अदा नहीं की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने गुलाम मोहम्मद आबादी ब्लॉक में 4 गैर कानूनी प्रॉपर्टी सील कर दी हैं। गुलाम मोहम्मद आबादी ब्लॉक में 4 गैर कानूनी प्रॉपर्टी सील हुई हैं। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से कार्रवाई हुई। रिहायशी मकानात को कारोबारी अगराज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फाटा को किसी किस्म की फीस अदा नहीं की गई। बता रहे आपको, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने गुलाम मोहम्मद आबादी ब्लॉक में 4 गैर कानूनी प्रॉपर्टी सील कर दी हैं। बात कर लेते हैं फसी नकवी से। फसी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से गुलाम मोहम्मद आबाद ई ब्लॉक के 4 गैर कानूनी जो प्रॉपर्टियां हैं उन्हें सील कर दिया गया था। इसका मुकम्मल प्रोसीजर होता है कि जो रहायशी मकानात होते हैं उन्हें कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर किया भी जाए तो पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को एक मखसूस फीस अदा करनी होती है, जो कि इन मकानात के मालिकान की जानिब से नहीं की गई थी। और गैर कानूनी तौर पर इन मकानात को कमर्शियलाइज पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मकानात जो सील किए गए हैं उनमें ई ब्लॉक की अगर बात की जाए तो 312 ई, 351 ई, 332 ई, 255 ई के मकानात शामिल हैं, जिनको फाटा बिल्डिंग एंड जोन रेगुलेशन टर्म 2020 के तहत जो है वो सील किया गया है। जी बहुत शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, जंग में ट्रैफिक प्लानिंग ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अयूब चौक से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक जाने वाली सड़कों पर रिक्शों की भरमार है। रेहड़ियों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। ट्रैफिक अमला भी ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में नाकाम नजर आता है। आपको बता रहे हैं, जंग में ट्रैफिक प्लानिंग ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अयूब चौक DSC ऑफिस जाने वाली सड़कों पर रिक्शों की भरमार है। रेहड़ियों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। ट्रैफिक अमला मुश्किलात का शिकार है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। अवैस बताइएगा, वहां मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग का शुमार जो है वो गुंजान तरीन इलाकों के अंदर होता है। ताहम इस हवाले से ना तो यहाँ पे जो है ट्रैफिक के हवाले से कोई प्लानिंग मुरतब की जा सकी, ना ही तजावजात को खत्म करने के हवाले से कोई इकदाम हो सके। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, ट्रैफिक प्लान यहाँ पे मौजूद नहीं है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। हमारे जंग के जो रोड्स हैं वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हैं। इन खस्ता हाली के अंदर हमारे जो ट्रैफिक का प्लान है वो भी इंतहाई खस्ता है। और कंप्लीट ट्रैफिक प्लान जंग में बनाया जाए, इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाए और नाजायज़ जो स्टैंड्स हैं रोड्स के ऊपर ऑलमोस्ट एक गाड़ी गुजरने की जगह होती है। और इसी तरह अगर इसकी इस्लाह हो जाए, हम DCO साहब से दरख्वास्त करते हैं, जिस तरह वो सफाई के मामले में मुतहरिक हैं, तो इसी तरह जंग की जो इंक्रोचमेंट है
और ट्रैफिक प्लान है उसे मुरतब किया जाए। और शहरी वजूदन से बात करेंगे। सर बताइएगा, जगह जगह पे रक्षा स्टैंड जो है गैर कानूनी तौर पर कायम है, क्या समझते हैं इस हवाले से क्या इकदाम करने की जरूरत है इंतजामिया को? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा झंग बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत शहर है। इसमें ये चीज़ जो है, ये अख्तियार बालाजी में जो बैठे हैं, ये इनकी बिल्कुल नज़र नहीं है। मेरा इसमें ये एक ही पॉइंट है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ये चीज़ गलत है। ये बाई हुक्स एंड क्रुक्स इख्तियार बाला में जो लोग बैठे हैं, डीसी साहब बैठे हैं या सीओ बल्दिया बैठे हैं, जो उस पर तवज्जो दें और लोगों को एक दफ़ा इस पर अवेयरनेस दें। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी उस वक्त तक ये चीज़ें नहीं होती। जैसे ये रक्षा स्टैंड वाले हैं, ये अयूब चौक के पास सारे रक्षा स्टैंड वाले खड़े हैं और ये कोई स्टैंड की जगह नहीं है। खुदा न खास्ता कोई एम्बुलेंस आ जाए तो लोगों को पता ही नहीं है कि एम्बुलेंस को हमने किस तरफ से गुजरना है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट को हर चौक के अंदर लोगों को अवेयरनेस देने के लिए इंक्रोचमेंट कैसे ख़त्म की जा सकती है, ये रिफ्रेशर दिया जाए, लोगों को पकड़ पकड़ बिठाया जाए और उनको बताया जाए ये जो लोग हैं ये जब इनको अवेयरनेस आ जाएगी तो ऑटोमेटिक ये माहौल ठीक हो जाएगा। थैंक यू। इनका कहना है कि इंतजामिया को यकीनी तौर पर जो है इकदाम करने की जरूरत है और इस हवाले से आगाही देने की भी जरूरत है शहरियों को, ताकि तजावुजात और गैर कानूनी जो स्टैंड्स हैं उसका खात्मा मुमकिन हो सके। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर शहर में तजावुजात के खिलाफ रेंड ऑपरेशन शुरू हुआ। बाजारों, शाहराहों और रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। वकार खुमन मौजूद है हमारे साथ। वकार, बताइएगा। आसिफ रजा की हिदायत पर शहर में एक बार फिर तजावुजात के खिलाफ रैंड ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। इस वक्त कचहरी चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर जो तजावुजात हैं उनको हटाया जा रहा है। मुस्लिम बाजार, दीगर बाज़ारों में गुज़िश्ता रोज़ एक ऑपरेशन किया गया। इसके साथ साथ रजवा रोड पर जो पक्की तजावुजात थी उनको भी डिमोलिश किया गया है। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किन किन इलाकों में अब तक आप लोगों ने ऑपरेशन किया है और किधर आज करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी कमिश्नर चिन्योट साहब की हदायत पर तमाम बाज़ारों का रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जा रहा है। ख़ास तौर पर मुस्लिम बाज़ार, रेल बाज़ार और कुकरा वाली मस्जिद वाली गली और इस्लाह स्कूल वाली गली का रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जा रहा है। और लोगों को इससे पहले हमने अपील की है कि अपना सामान जो है वो अपनी दुकानों के हदूद में रखें, लेकिन लोग जो बाज नहीं आ रहे उनकी दुकानें सील की जा रही हैं और भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, पहले डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर इनको वार्निंग दी गई थी, लेकिन जिन लोगों ने तजावुजात नहीं हटाई उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। उनका सामान भी कब्जे में लिया जा रहा है। अपडेट करने के लिए महंगाई का सुनामी, गरीब के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और दीगर सामान भी महंगा हो गया है और दीगर मेहमान नवाजी की अशिया भी पहुंच से बाहर होने लगी हैं। मल्टी नेशनल कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की बोतलें, दूध और दीगर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी महंगी हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पानी की बोतलें भी 25 रुपये लीटर महंगी कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा कौन सी चीज़ें कितनी कितनी महंगी हुई हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, मल्टीनेशनल कंपनियों के कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो 12 रुपए से 15 रुपए तक, रेगुलर ड्रिंक्स जो हैं वो महंगी होकर अब 38 रुपए की बजाय 50 रुपए में रेगुलर ड्रिंक्स जो हैं वो मिलेंगी। और जो 1.5 लीटर की कीमत है कोल्ड ड्रिंक की वो 160 रुपए हो चुकी है, जो कि पहले 150 रुपए की 1.5 लीटर की जो बोतल है वो मिलती थी। इसके बाद जो हाफ लीटर है वो भी 70 रुपए से बढ़कर 80 रुपए की हो चुकी है। इसके बाद मिनरल वाटर जो है वो 1.5 लीटर की बोतल 25 रुपए महंगी होकर 100 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसके बाद जो रबन नील है वो 300 ml जो है वो 410 रुपए से बढ़कर 875 रुपए का हो चुका है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा महंगा हुआ है नील। इसके बाद जो ब्लीच है जो कपड़ों को धोने में इस्तेमाल की जाती है वो 195 रुपए फी लीटर महंगी होकर 975 रुपए की हो चुकी है। शू पॉलिश जो है उनकी कीमतों में भी 20 रुपए से लेकर 70 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके बाद टॉयलेट क्लीनर जो हैं वो भी 125 रुपए तक बढ़कर 975 रुपए की हो चुकी है। इसके बाद डेटॉल जो 1 लीटर का पैक था 223 रुपए महंगा होने के बाद 1175 रुपए का हो चुका है। डेटॉल की जो 3 लीटर पैक है 604 रुपए वो भी बढ़ चुका है, जो 2499 रुपए का हो चुका है। और मोर्टीन मच्छर को मारने के लिए इस्तेमाल जो की जाती थी
वो भी 25 रुपए से 100 रुपए तक महंगी हो गई है। इसके बाद 50 रुपए वाला जूस का डिब्बा जो था वो 55 रुपए का हो चुका है और नीडो खुश्क दूध जो है 900 ग्राम का पैक वो 100 रुपए बढ़कर 1470 रुपए का हो चुका है। और दर्जा अव्वल जूस के जो पैक हैं 1 लीटर के, उनकी कीमतों में भी 50 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और 10 रुपए बढ़कर माइलो जो है वो उसके नर्क 70 रुपए तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह नेस्कैफे कॉफी जो है वो 100 ग्राम 800 रुपए बढ़कर 2200 रुपए की हो चुकी है। 50 ग्राम कॉफी जो है वो 550 रुपए बढ़ने के बाद 1450 रुपए की हो चुकी है। बच्चों का फार्मूला मिल्क इलेक्ट्रोजिन जो है वो 130 रुपए बढ़ने के बाद 630 रुपए का हो चुका है। इसी तरह एवरीडे खुश्क दूध जो है वो 850 ग्राम की कीमत 100 रुपए बढ़कर 1450 रुपए हो चुकी है। तमाम तर चीजों की कीमतों में इजाफे के बाद जो आम आदमी है उसके लिए जो बच्चों का दूध है वो इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो चुका है। इसके बाद दूसरी जो ड्रिंक्स हैं, मिनरल वाटर है या फिर जूस हैं, और इनकी कीमतें बढ़ने की वजह से आम आदमी के लिए मेहमान नवाजी करने में भी खासी मुश्किलात जो हैं वो पेश आएंगी। महंगाई का ये सुनामी जो है वो बेकाबू होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से गरीब आदमी के लिए जो गुजर बसर है वो मुश्किल हो जाएगा। तमाम तर चीजें महंगी हो चुकी हैं। फजील, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई का सुनामी गरीब के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और दीगर मेहमान नवाजी की अशिया पहुंच से बाहर हो गई। मेरा टोबा मेरा पौधा के नाम से जिला भर में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। महकमा तालीम को 1200 से ज्यादा स्कूलों में पौधा लगाने का हदफ दे दिया गया है। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में सरकारी महकमों के साथ साथ तालीमी इदारों में भी शजरकारी मुहिम जारी है। इस हवाले से आज शजरकारी मुहिम का बाकायदा जो अफ्ताह है वो इस्लामी स्कूल में किया गया। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर से बात भी करते हैं और जानते हैं। असरा, बताइएगा कि स्कूलों में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा पौधा मेरा टोबा टेक्सिंग के नाम से हमने एक लॉन्च की है, एक प्लांटेशन की स्कीम पूरे टोबा टेक्सिंग में। उसमें सरकारी इदारे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और स्कूल डिपार्टमेंट्स जो उनसे उसने बड़ा अच्छा काम स्टार्ट किया है और बड़ा अच्छा टारगेट है उनका। 70,000 का टारगेट है और आज हमने उसका बाकायदा यहाँ पे इफ्तिताह किया और सीओ साहब के साथ मिलके बाकी टीचर्स, स्टूडेंट्स, हम सब जो उनसे वो अपना टारगेट अचीव करेंगे और टोबा टेक्सिंग को सरसब्ज़ व शादाब बनाने की तमाम जो उनसी कोशिशें हैं उनको बावर करेंगे इंशाल्लाह। सर, टोबा टेक्सिंग में शहरियों को जश्न बहारा का भी इंतजार, इस हवाले से किस तारीख का फैसला किया गया है? जी, इंशाल्लाह 7 तारीख से जश्न बहारा स्टार्ट किया जाएगा। उसका इफ्तिताह करेंगी कमिश्नर साहब और 11 तारीख तक वो होगा। उसके बाद फिर 14 को कल्चरल डे है। तो आने वाले जो 2 वीक्स हैं वो एक फेस्टिविटी का जो आपको एक माहौल मिलेगा पूरे टोबा टेक्सिंग में इंशाल्लाह। और मेरी अपील होगी तमाम लोगों से, टोबा के सिटीजन से, कि वो ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इन एक्टिविटीज़ में और इंशाल्लाह एक अच्छा टोबा के लिए एंटरटेनमेंट होगी। आज बिल्कुल जश्न बहारा की तकरीबात का आगाज़ 7 मार्च से होने जा रहा है। इस हवाले से शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए।